बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 13 जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है लास्ट चैप्टर का विच इज़ बायोकेमिस्ट्री, इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर की आउटलाइन क्या है जिसको हमने स्टडी करना है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे 13.1 आर्टिकल विच इज़ about protein, 13.2 is about carbohydrates, 13.3 is lipids, 13.4 is nucleic acid and 13.5 is vitamin। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, सीखते समझते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं प्रोटीन्स को कि प्रोटीन्स क्या हैं। तो इसके लिए जो पहला पॉइंट है वो ये है कि प्रोटीन्स आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी प्रोटीन्स जो हैं ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं। ये बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम प्रोटीन्स कह रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि ये किससे मिलकर बनते हैं? तो दैट मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, जो कि अमाइनो एसिड्स यानी यूं समझें कि अमाइनो एसिड्स मोनोमर हैं, और जब अमाइनो एसिड्स इकट्ठे होते हैं तो दे मेक अ लार्ज मॉलिक्यूल विच वी नेम प्रोटीन्स। यानी इसको अगर हम यूं अंडरस्टैंड करें जिस तरह के अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि एक जो वॉल है वो मिलकर बनी है, ब्रिक्स से मिलकर बनी है। तो तब हमने पिछले यूनिट में ये कहा था कि आप इस ब्रिक को बिल्कुल ऐसा ही समझे जैसे कोई मोनोमर है, और इस वॉल को समझे पॉलीमर से। तो जिस तरह ये मोनोमर यानी ये छोटे यूनिट मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, इसको हम नाम दे रहे थे पॉलीमर्स का, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको आप यूं समझें कि छोटे यूनिट्स हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो दे मेक अ प्रोटीन्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोटीन भी एक पॉलीमर है, और इस पॉलीमर को हम कहते हैं ये नेचुरल पॉलीमर है। यहाँ तो हमने सिंथेटिक पॉलीमर्स पढ़े थे प्रीवियस यूनिट में, यूनिट 12 में, लेकिन प्रोटीन जो है वो क्या है? नेचुरल पॉलीमर है, यानी एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि अमाइनो एसिड्स यानी छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। तो अगर हम इसके फर्दर बात करें आगे कि प्रोटीन्स एसेंशियल्स क्यों हैं, अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं, लेकिन उससे पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि प्रोटीन एसेंशियल क्यों है। इट एसेंशियल बिकॉज दे बिल्ड द बॉडी, यानी ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे मेक द बॉडी वर्क, यानी ये बॉडी में कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और इसके साथ साथ बॉडी में रेगुलेशन का भी काम करते हैं। किस तरह से? यहां देखें कि देखें हमारे जो स्किन है वो किससे मिलकर बनी है? तो वो मिलकर बनी है प्रोटीन से। इसी तरीके से हमारे जो हेयर हैं या हमारे जो मसल्स हैं ये सारे के सारे प्रोटीन से मिलकर बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर का काम करती है प्रोटीन। इसी के साथ बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स हो रहे हैं। जैसे आपको पता है एंजाइम, अब हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये बेसिकली प्रोटीन से ही मिलकर बने हैं, तो ये कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन जो कि कैरी करती है ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर, वो भी प्रोटीन है। या फिर एंटीबॉडीज हैं जो हमें जर्म से बचाती हैं, वो भी प्रोटीन से ही मिलकर बनी है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन्स ना सिर्फ स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं बल्कि साथ साथ फंक्शन भी करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तीसरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि प्रोटीन रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑपरेशंस को। जैसे आपको पता है कि इंसुलिन जो है इसका काम क्या होता है कि ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करना। ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल को ये अब्सॉर्ब करती है इंसुलिन, तो ये कंट्रोल कर रही है ना। तो इसी तरीके से सिग्नल्स में मैसेजिंग का जो काम है वो भी थ्रू प्रोटीन्स मॉलिक्यूल ही होता है। इसी के साथ साथ जो डीएनए रेगुलेशन है, डीएनए रेगुलेशन प्रोटीन्स भी हैं। यानी डीएनए बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, कंट्रोल या फिर कोऑर्डिनेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो प्रोटीन तीन तरह के काम कर रही है। एक तो स्ट्रक्चर बना रही है हमारी बॉडी का, एक हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, और साथ साथ रेगुलेट कर रही है डिफरेंट ऑपरेशंस को। तो ये तीन इंपॉर्टेंट काम है जो कि प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रही है। अब अगर हम इनको कंबाइनली कैसे लिखें, तो अगर हम इनको कंबाइनली लिखना चाहें इस डेफिनेशन को, तो हम लिखेंगे कि प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट आर एसेंशियल, जो कि जरूरी हैं फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडीज, टिश्यूज एंड ऑर्गन।
यानी हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं या जो ऑर्गन हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन या फिर उनकी रेगुलेशन के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल बहुत जरूरी है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाले मॉलिक्यूल हैं वो प्रोटीन ही हैं, यानी मोस्ट अबंडेंट क्लास है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो दूसरी चीज जो हमने अभी देखी इस स्लाइड में कि दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक, और ये जो स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक है इनको हम क्या कह रहे हैं, अमाइनो एसिड्स। अब हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स हम किसे कह रहे हैं। यहां देखें अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स क्या है। तो देखें ये एक अमाइनो मॉलिक्यूल है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि एक छोटा यूनिट है, या फिर आप इसको मोनोमर भी कह सकते हैं। अब देखें इस अमाइनो एसिड्स के अंदर, इसका नाम अमाइनो एसिड्स क्यों रखा है, पहले इस पे देखें। ये देखें NH2 ये अमाइन ग्रुप है, यानी नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसको हम अमाइन ग्रुप कहते हैं। आई एम रियली सॉरी। यहां देखें इस कार्बन के साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और इसको कंबाइनली हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके साथ आपको पता है ये आता है ये फंक्शनल ग्रुप, और ये अमाइन ग्रुप है। तो ये एसिड है और ये अमाइन ग्रुप है, तो इसी वजह से इसका नाम रखा है अमाइनो एसिड। सेंटर में आपको पता है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, और इस तरफ अल्काइल ग्रुप है, आर उसको डिनोट कर रहा है। तो हमने अब हमसे कोई पूछे कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं, तो हम लिखेंगे कि अमाइनो एसिड्स आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन्स। यानी जब अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं प्रोटीन, और ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि इनके अंदर कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, इसमें ईच अमाइनो एसिड हैज द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। अमाइनो ग्रुप होता है इसमें NH2 आपको नजर आ रहा है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, साथ में हमारे पास हाइड्रोजन होता है ये, और इसके साथ दूसरी तरफ साइड चेन जो है R ग्रुप है। दिस पार्ट मेक ईच अमाइनो एसिड्स डिफरेंट, यानी ये हर एक अमाइनो एसिड्स के लिए डिफरेंट होता है। तो देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में तकरीबन 20 की तादाद में डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसी वजह से वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये लिखा भी हुआ है देयर आर 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 20 के करीब अमाइनो एसिड्स जो है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, इनका फंक्शनल ग्रुप यही होता है, यानी आप यूं कह सकते हैं केमिकल फार्मूला यही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। इस वजह से हम कह रहे हैं 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको समझ आ गई कि अमाइनो एसिड्स हम कह किसे रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिनमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक हमारे पास अमाइन ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि ये अमाइनो एसिड्स ज्वाइन कैसे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ ये देखें कि किस तरह अमाइनो एसिड्स या जो डिफरेंट अमाइनो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में किस तरह अटैच होते हैं, यहाँ हमने ये देखना है। तो ये देखें ये एक अमाइनो मॉलिक्यूल है और ये एक अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो मॉलिक्यूल है। तो इस अमाइन में देखें, अमाइनो मॉलिक्यूल में देखें कि एक अमाइनो मॉलिक्यूल में से OH रिमूव होता है और दूसरे अमाइनो मॉलिक्यूल में से H एटम जो है वो रिमूव होता है। तो H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और यहाँ जो वैकेंसी खाली होगी इस कार्बन के साथ और इधर नाइट्रोजन के साथ, ये जो वैकेंसी खाली होगी ये आपस में क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि 2 अमाइनो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो इस वजह से इसको हम कहते हैं डायपेप्टाइड मॉलिक्यूल कहते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम डायपेप्टाइड है और ये जो बॉन्ड है इसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, यानी ये जो आपको रेड कलर में नजर भी आ रहा है। तो इस तरह 2 मॉलिक्यूल ज्वाइन हुए, इस तरह जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है उनकी फॉर्मेशन होती जाती है। तो यहाँ हमने ये क्वेश्चन है कि हाउ अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टू फॉर्म प्रोटीन। तो 2 अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर, 2 अमाइनो एसिड्स ये ज्वाइन होते हैं आपस में और दे रिमूव 1 वाटर मॉलिक्यूल। इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है, यानी आप इसको डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है बीच में से। द बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। अच्छा, ये MCQs में पूछा जा सकता है
कि जो हमारे पास यहाँ अमाइनो एसिड्स के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड नहीं कहना, उसको डाइपेप्टाइड कहना है। और ये जो बॉन्ड है इसका नाम पेप्टाइड बॉन्ड है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, आप इसमें डिस्टिंग्विश करें थोड़ा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अमाइनो एसिड्स लिंक थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड्स कैसे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम नेक्स्ट आगे मूव करें अगली स्लाइड्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो देयर आर द 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स जिसको जो कि हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं। और उनमें जो पहला है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ये डिपेंड कर रहा है, यानी ये जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन्स की वो स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस कर रही है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल रहते हैं। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में क्या है कि अमाइनो एसिड्स स्ट्रेट या फिर चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में ये जो अमाइनो एसिड है ये हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जबकि टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ ये 2 डायमेंशनल में है। और क्वाटरनरी में ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 3D और हेलिक्स इन सब का कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं। अब वन बाय वन हम स्टेट इनको देखते हैं कि क्या इनमें डिफरेंस है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन की बात करें तो द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी अमाइनो एसिड्स की लीनियर सीक्वेंस का नाम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। It is simply the order in which amino acids are arranged, like letter in a word or beads in a necklaces. This sequence is determined by DNA. सेकेंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में क्या है कि इज द रेगुलर फोल्डिंग और क्वाइलिंग। यानी इसमें रेगुलर फोल्डिंग हो रही होती है या फिर क्वाइलिंग हो रही होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो रेगुलर फोल्डिंग या फिर क्वाइलिंग हो रही होती है। इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है गिव द प्रोटीन स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी भी देता है और स्ट्रेंथ भी देता है, वो इजीली जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होते। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ओवरऑल 3D शेप ऑफ द सिंगल पेप्टाइड चेन। यानी जो आपने पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा था उसको अगर हम 3D में अगर उसको रिप्रेजेंट करें तो वो हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। फाउंड बाय बेंडिंग, फोल्डिंग और ट्विस्टिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ये कैसे बनते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अगर आप बेंड कर दें, फोल्ड कर दें या फिर ट्विस्ट कर दें तो उसके रिजल्ट में हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। द शेप डिटरमिन्स द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। ये शेप जो है वो फंक्शंस को डिटरमिन करती है किसी प्रोटीन की। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है कि इस फाउंड व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पीछे जितने भी स्ट्रक्चर्स थे उनमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी, लेकिन इसमें 2 से ज्यादा अगर पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिल जाएं तो फिर हम उनको क्या कह रहे हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं। और अलाउ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। ये अलाउ करता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कोऑर्डिनेशन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं 13.2 आर्टिकल विच इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली या तो मोनोमर होंगे या फिर ये पॉलीमर होंगे। किसके मोनोमर, किसके पॉलीमर? अल्डिहाइड के या फिर कीटोन के। अल्डिहाइड या फिर कीटोन के मोनोमर्स या फिर पॉलीमर मॉलिक्यूल को हम कार्बोहाइड्रेट्स कह रहे हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अल्डिहाइड या फिर कीटोन किसे कह रहे हैं, तो ये आप अपने प्रीवियस यूनिट में स्टडी कर आए हैं। मैं यहाँ दोबारा बताता चलता हूँ कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, यानी चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये देखें आप, आई एम रियली सॉरी, ये देखें आप, ये हमारे पास अल्डिहाइड की फॉर्मेशन है। लेकिन अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाएं, यानी दोनों तरफ R आ जाएं, आसान लफ्जों में दोनों तरफ कार्बन के ही एटम आ जाएं, तो ये फॉर्मेशन होती है हमारे पास कीटोन की। ये जो नीचे मॉलिक्यूल्स हैं ये कीटोन हैं और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास
लेट मी ओपन पॉइंटर, ये हमारे पास अल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये अल्डिहाइड है। तो ये कीटोन या अल्डिहाइड जो हैं, अगर मोनोमर यानी इनका एक यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर एक से ज्यादा यूनिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हम पॉलीमर कहेंगे। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब यहां देखें, ग्लूकोज की तरफ देखें, ये एक मॉलिक्यूल है, ये देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो मैंने बनाया था। इस कार्बोनाइल ग्रुप के लेफ्ट साइड पर देखें क्या है, हाइड्रोजन है, और इस कार्बोनाइल चेन की दूसरी तरफ आप देखें कार्बन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्डिहाइड है। और ये कौन सा अल्डिहाइड है, चलें इसका नाम अभी हम देखते हैं, लेकिन ये देखें ये अल्डिहाइड है जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल है। अब ये अभी हमने कहा ना कि अल्डिहाइड्स हैं, और ये एक सिंगल यूनिट है, ये मोनोमर है, ये एक सिंगल यूनिट है, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अगर दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हों, दोनों में एल्डिहाइड हो, तो वो फिर पॉलीमर बन जाएंगे। तो ये मोनोमर है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का मोनोमर है, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कह रहे हैं। अब यहां देखें, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके एक तरफ क्या है, कार्बन है, और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो दोनों तरफ कार्बन आ गया, तो इसका मतलब है ये कीटोन है, और ये कीटोन का मोनोमर है, यानी एक सिंगल कीटोन मॉलिक्यूल है जिसको हम फ्रुक्टोज कह रहे हैं। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल हैं। तो अभी हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स अल्डिहाइड या फिर कीटोन्स के मिलने से बनते हैं, सॉरी मिलने से बनते नहीं है, कीटोन आपस में मिलेंगे या कह सकते हैं, लेकिन कीटोन मॉलिक्यूल्स और अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दे रहे हैं। अगर सिंगल यूनिट है तब भी ठीक है, और अगर मल्टीपल्स इनके यूनिट हैं, पॉलीमर्स हैं, तब भी ये कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। आई एम रियली सॉरी। अच्छा जी, ये देखें, ये आई एम रियली सॉरी, इसमें थोड़ी हमारी इंटरप्शन हुई। ये देखें कि ये फ्रुक्टोजेस हैं, जो कीटोन होते हैं इनको हम फ्रुक्टोज कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स इनको हम फ्रुक्टोज कह रहे हैं, और ग्लूकोज जो है वो हम कहते हैं अल्डिहाइड्स को। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CxH2O है। इसी वजह से हम इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, यानी कार्बन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी कहलाते हैं। तो यहां नीचे लिखा है कि दिस फार्मूला सजेस्ट दैट दे आर द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। किससे मिलकर बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, मोनो मतलब सिंगल, सेक्राइड मतलब शुगर, ये सिंगल शुगर के मिलने से बनते हैं। ये एक सिंगल शुगर है, ये मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है। इसका नाम जो है वो 6 कार्बन एटम है इसमें, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं हेक्सोजेस। ये मोनोसेक्राइड है, ये भी हेक्सोजेस है, ये भी मोनोसेक्राइड्स है। अच्छा, डाइसेक्राइड, अगर ये हमारे पास एक यूनिट है, इसके साथ एक और यूनिट इस जैसा मिल जाए, तो फिर ये डाइसेक्राइड्स होंगे। 2 से लेकर अप टू 10 अगर इस तरह की सिंपल यूनिट मिल जाएं, या 11 आई थिंक सो, तो ये हमारे पास बनते हैं डाइसेक्राइड्स। और अगर 11 से ज़्यादा अप टू 1000 तक हमारे पास जो है वो ये सिंगल यूनिट इस तरह के मिल जाएं, तो वो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। यानी इनको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, या तो ये मोनोसेक्राइड्स होंगे, सिंपल शुगर होंगे, या फिर डाइसेक्राइड्स होंगे। यानी ये दो मोनोमर्स, ये एक मोनोमर है, ये सारा एक मोनोमर है ग्लूकोज, इसके साथ एक और मोनोमर मिलेगा तो फिर ये डाइसेक्राइड बन जाएंगे। और या यूं भी कह सकते हैं कि जब हम डाइसेक्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी ब्रेक डाउन करते हैं बाय मींस ऑफ वाटर, तो ये हमें मोनोसेक्राइड्स देते हैं। फिर पॉलीसेक्राइड्स भी हैं। अच्छा, इनका काम क्या है, दे आर द बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी बॉडी के जो मेन सोर्स है एनर्जी का, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। यानी हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी कहाँ से लेती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स से लेती है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे अगर एक आदमी है और वो 4-5 दिन तक खाना नहीं खाता, तो वो थोड़ा जो है वो डाउन हो जाएगा, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो हॉस्पिटल, अब वो इतनी भी उसके पास एनर्जी नहीं होती कि वो खाना चबा सके या खाने को डाइजेस्ट कर सके। तो फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि उसको एक जो है वो ग्लूकोज वाली बोतल लगा देते हैं, ड्रिप लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि फौरन से उसकी एनर्जी जो है वो रीगेन हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स फौरन एनर्जी देते हैं, और ये मुंह से ही जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी हमारे पास एनर्जी है कि आप जरा सा इसको लेंगे मुंह में, तो मुंह के अंदर ही, जबान से ही इनकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, and found in foods like bread, rice, fruit, vegetables and sugar। ये इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लिपिड्स। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड मेनली ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, बट दे कंटेन मच लेस ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में इनमें ऑक्सीजन कम होती है। अच्छा, ये हमारे पास हैं, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म। इसमें शामिल है फैट एंड ऑयल्स, कोलेस्ट्रोल, सेक्सुअल हार्मोन्स या फिर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड फास्फोलिपिड्स, और सम विटामिन्स भी जो हैं वो भी फैट्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी ये वो तमाम चीजें हैं जो कि फैट्स की या फिर लिपिड्स की कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो लिपिड्स आर एनर्जी रिच बायोमॉलिक्यूल। यानी सबसे ज्यादा अगर किसी मॉलिक्यूल में एनर्जी पाई जाती है तो वो लिपिड्स में पाई जाती है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इन सब के अंदर एनर्जी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी को जो स्टोर करता है वो लिपिड स्टोर करता है। यहाँ लिखा भी है कि दे स्टोर मोर देन द डबल द एनर्जी फाउंड इन द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में ये डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स अगर 10 जाउल एनर्जी दे रहे हैं तो ये 20 जाउल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेंगे अगर इनका एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो। लिपिड्स आर मेड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से जो है ये मिलकर बने होते हैं। यहां देखें, ये ग्लाइसिरोल है और ये हमारे पास फैटी एसिड्स हैं। 3 फैटी एसिड्स हैं, एक ग्लाइसिरोल का मॉलिक्यूल है, और जब ये मिलते हैं तो ये हमारे पास ट्राइग्लिसराइड बनता है जो कि एक लिपिड्स मॉलिक्यूल है। अब बनते कैसे हैं, यहाँ देखें कि फैटी एसिड्स ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप लगा है और साथ में R है, यानी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है बेसिकली। तो इसमें आप देखें कि OH है, और ग्लाइसरॉल में आप ये जो OH आ रहा है, इसका जो H है, ये जो रेड में हुए हैं OH और H, ये मिल जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल, एक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल और एक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स के बनने में, और यहां से जब ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो ये ट्राइग्लिसराइड बन गया है, और इस यही हमारे पास क्या है, सिंपल लिपिड्स है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं 13.4 आर्टिकल विच इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक चीज जो आप लोगों को पता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये सारी मिलकर बनी हैं एटम से, और एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है, आप लोगों को पता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी लिविंग सेल्स से मिलकर बनी है, और ये जो लिविंग सेल्स हैं इनका एक सेंट्रल पार्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स कह रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल है जो कि तमाम लिविंग सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसका काम क्या है? मेन जो काम है इसका वो ये है कि सेल्स की तमाम इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। यानी जो सेल्स है वो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर छुपी हुई होती है। न्यूक्लिक एसिड लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी कहते हैं, मतलब लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम न्यूक्लिक एसिड्स कह रहे हैं। ये दो तरह से होते हैं, या तो डीएनए डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर आरएनए की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मेन काम क्या है कि सेल्स की तमाम इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर छुपी हुई होती है, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर होती है कि सेल किस टाइप का होगा, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर होती है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स हैं उसके अंदर लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स कह रहे हैं। दे आर द प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल, यानी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं वो यही मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम न्यूक्लिक एसिड्स कह रहे हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमिन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनको इनके पेरेंट्स से मिली हैं वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस न्यूक्लिक एसिड्स में ही पड़ी होती हैं। in these molecules play a key role in storing and transferring genetic information. जो की रोल है इनका वो ये है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करना और इसको ट्रांसफर करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अच्छा,
اس کے ساتھ ساتھ نیوکلک ایسڈ کنٹین آل دا انفارمیشن نیسیسری فار این آرگنیزمز ٹو ڈیولپ اٹس ٹریٹ، کہ ایک آرگنیزم نے ڈیولپ کرنی ہے اپنی کریکٹرسٹکس، تو وہ کریکٹرسٹکس کہاں سے لے گا؟ اس جو ہے وہ نیوکلک ایسڈ سے لے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ریفارم لائف فنکشنز، جو اس کے لائف فنکشنز ہیں اس کو پرفارم کرنا ہے، تو ڈفرینٹ لائف فنکشنز ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم سانس لے رہے ہیں، جو ہے اسی طریقے سے ڈائجیشن پروسیس ہے، تو یا پھر ہماری کوآرڈینیشن ہے باڈی کے اندر، وہ ساری کی ساری کہاں آتی ہے؟ اس نیوکلک ایسڈز کے اندر، جو کہ ہمیں ہمارے پیرنٹس سے ملے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ انفارمیشن یہ ساری کی ساری جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ریپروڈکشن کرنی ہے تو وہ بھی اس نیوکلک ایسڈز کے اندر ہی جو ہے وہ انفارمیشن چھپی ہوئی ہے کہ ریپروڈکشن کیسے ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں 13.5 آرٹیکل کو وچ از اباؤٹ وائٹامنز. وائٹامنز کیا ہیں؟ وائٹامنز آر آرگینک کمپاؤنڈز. اچھا، ابھی تک آپ جتنے بھی دیکھ کر آ رہے ہیں، پروٹین دیکھے ہیں، لپڈز دیکھے ہیں، کاربوہائیڈریٹس دیکھے ہیں، یہ سارے کے سارے آرگینک کمپاؤنڈز ہیں. تو وائٹامنز بھی آرگینک کمپاؤنڈز ہیں. اچھا، یہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان اسمال اماؤنٹ بائی دا باڈی فار نارمل گروتھ، یعنی آپ کی باڈی کو نارمل گروتھ کے لیے اسمال اماؤنٹ میں یہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے اور ہیلتھ کے لیے. یعنی بیسیکلی ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ڈیزیز سے بچاتے ہیں. وائٹامنس کا کیا کام ہے؟ ڈیزیز سے بچانا. اگر ہم ان سب کے کام نا فنگر ٹپس کے اوپر کریں، کارب کیا کرتے ہیں؟ کاربوہائیڈریٹس کیا کرتے ہیں؟ یہ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، پروٹینز کیا کرتی ہیں؟ پروٹینز کے آپ نے دیکھے تھے 3 امپورٹنٹ فنکشن، لیکن اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروتھ ہماری کرتے ہیں. پروٹینز ہماری گروتھ کرتے ہیں. لپڈز کیا کرتے ہیں؟ لپڈز ہمیں انرجی دیتے ہیں اور انرجی کو سٹور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کارب ہمیں انرجی دیتے ہیں، لپڈز انرجی کو سٹور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پروٹین جو ہے وہ مین فنکشن ان کا یہ ہے گروتھ کا. تو وائٹامنز کا جو مین فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیزیز سے پریونٹ کرنا. ڈفرینٹ جو ڈیزیز ہوتے ہیں، یعنی یہ اینٹی باڈیز ہیں. کوئی ڈیزیز آئے گا آپ کی باڈی میں تو یہ اس سے جو ہے وہ لڑیں گی. تو یہاں یہی لکھا ہے کہ نارمل گروتھ، ڈیولپمنٹ اینڈ ہیلتھ یہ تبھی ممکن ہوگی جب آپ کی باڈی میں ڈیزیز نہیں ہوگا. Essential for normal metabolism and life processes. Unlike carbohydrate, protein and fat, vitamin do not provide energy. یہ انرجی نہیں دیتے. اچھا، یہ بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ کاربوہائیڈریٹ صرف انرجی نہیں دیتے، پروٹینز بھی انرجی دیتے ہیں، فیٹس بھی انرجی دیتے ہیں، لیکن پروٹینز کا جو مین کام ہے وہ جو ہے ہماری باڈی میں ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کرنا، گروتھ کرنا. ٹھیک ہے، کاربوہائیڈریٹس کا مین کام انرجی ہے، فیٹس کا مین کام انرجی کو سٹور کرنا ہے. ٹھیک ہے، but they help the body use energy and perform vital chemical reactions. ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ اگر ہم کلاسیفیکیشن آف وائٹامنس کی بات کریں تو وائٹامنس آر کلاسیفائی آن دا بیسس آف سولوبلٹی. اور ایک ہمارے پاس ہیں جی فیٹ سولوبل وائٹامنس. اور فیٹ سولوبل وائٹامنس کون سے ہیں؟ دیٹ کین ڈیزالو ان فیٹ اینڈ آئلس اور اسٹورڈ ان لیور اینڈ فیٹی ٹیشوز، یعنی باڈی کے اندر یہ لیور یا پھر فیٹی ٹیشوز کے اندر اسٹورڈ ہوتی ہیں. اور ان کا ایکسیس جو ہے وہ ٹاکسک ہے، یعنی اگر آپ اس کو ایکسیس اماؤنٹ میں لیتے ہیں تو اٹ کوڈ بی ڈینجرس. اچھا، ان میں کون کون سی وائٹامنس ہیں جو کہ فیٹ سولیبل ہیں؟ تو وائٹامن اے، ڈی، ای اینڈ کے، یہ جو 4 ٹائپ کی وائٹامنس ہیں یہ جو ہیں وہ فیٹ سولیبل وائٹامنس ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اب ان کے فنکشنز بھی ہیں اور آگے سورسز بھی لکھے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے وائٹامن اے جو ہے وہ ویژن کے لیے ہوتی ہے، وائٹامن ڈی جو ہے کیلشیم ایبزارپشن کے لیے ہوتی ہے، بونز کے لیے، یعنی آپ کی بونز جب ویک ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سن لائٹ کے اوپر سن ایکسپوجر دیں اپنے آپ کو، جو ہے وائٹامن ڈی لیں جس سے آپ کی بونز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں. اور ای جو ہے اینٹی آکسیڈنٹ ہے، سیل کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور وائٹامن کے جو ہے بلڈ کلوٹنگ کے لیے، بلڈ کو کلاٹ بنانا، جیسے اگر زخم وغیرہ کہیں باڈی میں لگ جائے تو ہمارا خون بہہ نہ جائے، کلاٹ بن جائے، تو بلڈ کلاٹنگ کے لیے بڑا ضروری ہے وائٹامن کے. اب یہ ان کے سورسز ہیں کہ کہاں کہاں سے آتے ہیں. تو وائٹامن اے کیرٹ سے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سبزیاں ہیں، یہ پالک وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں سے. اب وائٹامن ڈی سن لائٹ سے، ایگ یولک سے یا پھر فشز وغیرہ سے. اور جو وائٹامن ای ویجیٹیبل آئل سے، نٹس سے، سیڈز وغیرہ سے آتی ہیں. اور وائٹامن کے جو ہے وہ لیفی ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں، کیبج وغیرہ، ان سے ہم حاصل کرتے ہیں. نیکسٹ
हमारे पास वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं। वाटर सोल्यूबल नाम से भी जाहिर है कि जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएं, नॉट स्टोर्ड इन द लार्ज अमाउंट, एक्सेस इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। यानी ये ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी इनको स्टोर नहीं कर सकती, और अगर ये एक्सेस आप ले भी लें तो ये डेंजरस नहीं होता, अनलाइक वाइटामिन, फैट सोल्यूबल वाइटामिन, और मस्ट बी कंज्यूम रेगुलरली। आपको रेगुलरली इनको लेना चाहिए। ये कौन कौन सी वाइटामिन्स हैं? बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितने भी वाइटामिन्स बी हैं, B1, B2, B3, B6, B12, ये सारे के सारे जो हैं वो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं। और जो है वाइटामिन सी तो बड़ी आपको पता होगा कि ऑरेंजेस वगैरह के अंदर जो है वो वाइटामिन सी होती है, और इम्यूनिटी वगैरह के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेमन के अंदर होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं वाइटामिन सोर्सेज एंड देयर इंपॉर्टेंस टू हेल्थ। सबसे पहले हम देख लेते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन, जो कि A, D, E एंड K हैं। तो यहाँ अगेन सोर्सेज लिखे हैं और इनके फंक्शंस हैं। विटामिन ए जो है वो सोर्सेज कहाँ कहाँ से हम हासिल करते हैं? कैरेट से, स्पिनिच से, पंपकिन से, मिल्क, एग्स वगैरह से हम विटामिन ए जो है वो लेते हैं। मेन इनका फंक्शन क्या है? मेंटेन विजन्स, हेल्दी स्किन, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। विटामिन डी जो है वो सनलाइट, फिश ऑयल, ये इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, और आगे जो है वो इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं कि हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बोन्स एंड टीथ डेवलपमेंट। विटामिन डी बड़ी इंपॉर्टेंट है टीथ डेवलपमेंट के लिए। विटामिन ई जो है ये वेजिटेबल ऑयल, नट, सीड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हम लेते हैं, और इसके फंक्शन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट हैं, प्रोटेक्ट सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। यानी आपको पता है कि लिविंग बॉडी सेल से ही मिलकर बनी है, तो सेल्स की अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी तो लिविंग बॉडी कैसे एग्जिस्ट करेगी? तो प्रोटेक्ट करती है सेल्स को, सपोर्ट्स करती है इम्यूनिटी को विटामिन ई। और विटामिन के जो है अभी आप लोगों ने देखा भी है इसके सोर्सेज के, ये लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज या स्पिनच वगैरह से आप इसको हासिल करते हैं, और एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड वाउंड हीलिंग। नेक्स्ट देखें जी, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, ये आपकी बुक के अंदर लिखे हैं, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। विटामिन बी के जो मेन सोर्स हैं वो होल ग्रेन है, मीट है, एग है, मिल्क है, और इनके फंक्शंस क्या हैं? हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, नर्व फंक्शंस एंड आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन जो है वो विटामिन बी से ही होती है। अच्छा, विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है, ऑरेंज, लेमन, गुआवा, टोमेटो, पपाया, ये इनके अंदर एग्जिस्ट करता है, और बूस्ट इम्यूनिटी, वाउंड हीलिंग, एंटीऑक्सीडेंट है, और हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन। यानी आपकी बॉडी में अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो फिर क्या करना चाहिए आपको? विटामिन सी के साथ जो है वो आपकी बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब करेगी। यानी आप एप्पल खा रहे हैं, एप्पल के अंदर आयरन है, तो उसके लिए साथ साथ आपको विटामिन सी भी लेना है, यानी साथ आपने ऑरेंज भी खाना है, तब वो आयरन जो है वो आपकी बॉडी उसको यूज़ करेगी, यानी अच्छे से उसको काम करेगी, अदरवाइज वो सही से वो परफॉर्म नहीं करेगी। अच्छा जी, तो इसके साथ हमारा ये जो आज का चैप्टर था, आज का जो लेक्चर था, ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो इसके साथ हमारा केमिस्ट्री का भी सिलेबस कवर हो चुका है। हमने शुरू के 1-2 चैप्टर इसमें नहीं किए, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो भी हम अपलोड कर देंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ हम इंशाल्लाह जल्द ही केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट SLO क्वेश्चंस, उसको जल्द ही जो है वो पब्लिश करेंगे। और जुड़े रहिए हमारे साथ, और स्टडी को एंजॉय कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।